दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों, हम लेकर के आए हैं अभी आपके लिए समसामयिकी क्रॉनिकल मैगजीन जनवरी 2024, जो आपको यूट्यूब पर अभी बहुत ही कम चांस है कि आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कंजूसी करते हैं लाइक करने में, तो कम से कम आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और यदि आपको हिंदी की तैयारी करनी है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी जो है सिर्फ 15 वीडियो अपलोड किया जाएगा। ऑलरेडी जो है 9 वीडियो अपलोड हो चुका है, कुछ वीडियो और अपलोड होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं जो आरओ एआरओ प्रीलिम्स में आएंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन कीजिए और आप एक बार हिंदी प्लेलिस्ट जा कर के देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी जनवरी मंथ का जो है समसामयिकी क्रॉनिकल जो है, जिसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आयुर्वेद ज्ञान नैपुणी पहल है। अग्नि पीएम पीवीटीजी विकास मिशन है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों हम राज्य समाचार से। उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा के लिए, चाहे आप आरओ एआरओ 11 फरवरी को देने जा रहे हो या आप उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2024 देने जा रहे हैं। तो एक साल का मिनिमम जो है करेंट अफेयर आपको तैयार करना है। अगर हो सके तो एक साल से ज़्यादा ही आप तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको 20 से 22 नंबर स्कोर करना है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, खाद्यान्न के मामले में भी यूपी क्या है, नंबर 1 पे है। ठीक है, तो ये काफ़ी यूपी से रिलेटेड जो भी जीके है वो भी आपके अपडेट हो जाने चाहिए। समय अब बहुत कम है तो ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड अहमदाबाद में 21 से 22 नवंबर 2023 को हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। तो दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। वर्ष 2022 में जहां उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन 8.9 लाख मीट्रिक टन था, वही वर्ष जो है 2023 में उत्पादन बढ़ा है, 9.1 लाख मीट्रिक टन पहुंच चुका है। ठीक है, इसी तरह मत्स्य बीज उत्पादन वर्ष 2022 में जहां 27,128 लाख मीट्रिक टन था, वर्ष 2023 में अब तक यह 36,187 लाख मीट्रिक टन पहुंच चुका है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्तमान में 21 परियोजनाएं जो है चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद के बिक्री पर रोक जो है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 18 नवंबर 2023 को हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने, उनके भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इनके अलावा चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमियत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी कर अनुचित लाभ कमाया जा रहा है और समाज को बांटने की साजिश हो रही है। साथ ही ये उत्पाद सिर्फ एक वर्ग विशेष के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए है। हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत वर्ष 1974 से हुई थी। हलाल सर्टिफिकेट पहले सिर्फ मांस से जुड़े हुए उत्पादों के लिए दिया जाता था। 1993 में हलाल सर्टिफिकेट अन्य प्रोडक्ट जैसे कॉस्मेटिक, साबुन, तेल आदि के लिए भी देना शुरू कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, अनपरा ई तापीय परियोजना को जो है मंजूरी। अनपरा ई तापीय परियोजना को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापीय परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के अनपरा में
1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित करने की भी मंजूरी दी। दोस्तों, आप जो है अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी समता एकेडमी है। ठीक है दोस्तों, तो यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों जो है समता एकेडमी नाम से है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यूपी में सेफ सिटी परियोजना, यूपी में सेफ सिटी परियोजना ये क्या है देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित शहर परियोजना सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए सरकार 17 नगर निगम के प्रवेश, तो इससे एक बात आपको पता चल गई कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और जो 17वां नगर निगम है वो कौन सा है? शाहजहांपुर। ठीक है, चलिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए सरकार 17 नगर निगमों के प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना के तहत उपद्रवियों के जमावड़े और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए इन शहरों में निजी कोचिंग संस्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं तथा देर शाम की कक्षाओं पर रोक लगा दी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती चरण में सरकार द्वारा राज्य 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर के 2500 स्कूलों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए चिन्हित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की गणना कराने का निर्णय, ये देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए गायों की गणना यानी सेंसस ऑफ काउज कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य भर में 3 श्रेणियों में गायों की गणना करने का आदेश दिया है, जिसमें पशुपालकों के पास निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गायों और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना जो है शामिल है। यह कदम राज्य में आवारा मवेशियों की अंतहीन समस्या के मद्देनजर उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश दिया। पहले चरण में इन गायों की गिनती की जाएगी। अगले चरण में गायों को उपयुक्त आवास प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर इसे कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन गणना के बाद से मवेशियों की संख्या से संबंधित आंकड़े बदल दिए गए हैं। अगला आंकड़ा जो है 2024 में होना है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं दोस्तों समसामयिकी क्रॉनिकल जनवरी 2024। अभी देखिए दोस्तों, हर बच्चे के लिए हर अधिकार जो है अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 से 25 नवंबर 2023 तक हर बच्चे के लिए हर अधिकार एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड अभियान संचालित किया। अभियान का विषय लैंगिक समानता, देखभाल व संवर्धन, लैंगिक समानता तथा देखभाल व संवर्धन जो है अभियान का थीम है, अभियान का विषय है। अभियान का नाम क्या है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो है, जो परिवारों, घरों, स्कूलों, खेल, कैरियर, स्वास्थ्य देखभाल और बाल संरक्षण सुविधाओं के साथ साथ समुदाय और सार्वजनिक जीवन में समान अवसरों की वकालत करता है। इस अभियान का उद्देश्य समान अवसर जो है सुनिश्चित करना है। तो काफ़ी अच्छी पहल है। चलिए आगे देखते हैं। पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में यह अभियान सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई। ये राज्य विश्वविद्यालय गोंडा, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद जिले में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो 3 जगह जो है, 3 जिलों में जो है राज्य विश्वविद्यालय बनेगा। वे कौन कौन से ज़िले हैं? गोंडा, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद जिले। इन जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए यूपी राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन को मंजूरी दे दिया गया है। गोंडा में माँ पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए,
गोंडा में माँ पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, वहीं मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मुरादाबाद में स्थापित होने वाला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के नाम से होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जो है राज्य विश्वविद्यालय हैं? 34 है। ठीक है, तो 3 और बन जाएंगे, तब हो जाएंगे 37। तो अभी वर्तमान में केवल 34 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 3 बनने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे? तो गोंडा में माँ पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में जो है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के नाम से बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट उत्तर प्रदेश अन्य महत्वपूर्ण जो है देखेंगे समसामयिक जो है घटनाक्रम। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 26 नवंबर 2023 को वाराणसी के रविदास घाट पर शहर के दूसरे फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन का उद्घाटन किया। हमीरपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत 3 से 4 नवंबर 2023 को 2 दिवसीय जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, याद रखिएगा। 3 नवंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अभियान, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया। लखीमपुर खीरी में 3 नवंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 नवंबर 2023 को गोरखपुर में 271 करोड़ रुपए की 140 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 4 नवंबर 2023 को फतेहपुर में शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा CSR निधि से मिर्ज़ापुर जिले में मोबाइल मेडिकल वैन चलाई जाएगी। यह मोबाइल वैन सांसद स्वास्थ्य सेवा नाम से पूरे जनपद में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। बाराबंकी जिले में देखिए, बाराबंकी जिले में विश्व प्रसिद्ध देवा मेला 30 अक्टूबर से 8 नवंबर 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा। तो बाराबंकी मेला में देखिए प्रसिद्ध देवा मेला। ठीक है, देवा मेला पूछता है कैसे कि देवा मेला जो है मनाया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 जिलों के नाम। तो आपको याद रखना है कि देवा मेला जो है बाराबंकी जिले में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें यहाँ से निकालना है कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज में 3,357 करोड़ रुपए लागत की 424 और मिर्ज़ापुर में 202 करोड़ रुपए की 660 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। वाराणसी जनपद ने हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जनपद को कुल 80% स्कोर प्राप्त हुआ है। ठीक है, जौनपुर जिले में 7 से 9 नवंबर 2023 को 3 दिवसीय बदलापुर महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 अक्टूबर 2023 को औरैया जो है शुद्ध घी के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, GI टैग भी मिला है। तो औरैया में 688 करोड़ रुपए लागत की 145 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बाराबंकी जिले के महादेवा मंदिर के पास स्थित भगहर झील को पर्यटन विभाग इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 अक्टूबर 2023 को कानपुर में 501 करोड़ रुपए की लागत की 152 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अब देखेंगे ये राज्य हम देख रहे हैं राज्यवार जो है करंट अफेयर्स जो है। तो अभी बिहार करंट अफेयर। ठीक है, बिहार में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST वाला विधेयक मंजूर कर दिया गया। ठीक है, तो हमको मेन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बिहार में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST वाला विधेयक जो है मंजूर कर दिया गया है। ठीक है, अब वहाँ देखिए विधेयक 2023 को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने हाल ही में मंजूरी दी। अब यह संशोधन राज्य में लागू हो गया है। ठीक है, तो बाकी वीडियो को पॉज करके आप पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखते जाएंगे। सरकारी नौकरियों में SC ST EBC और BC के लिए 65% आरक्षण। अब आरक्षण जो है देखिए सरकारी नौकरियों में
SC ST EBC और BC के लिए 65% जो है आरक्षण। ठीक है। 18 नवंबर 2023 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस कानून से संबंधित संशोधन विधेयक पर अपनी की स्वीकृति प्रदान कर दी। राज्य सरकार के शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने से संबंधित कानून भी लागू हो गया है। तो बिहार के राज्यपाल कौन है अभी? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है आपको देखना है बस। बिहार में नेक्स्ट जो है करंट देखिए, बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। मतलब अब इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, अब एक्सपोर्ट करेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट करना होगा। तो बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग जो है आत्मनिर्भर है। बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। राज्य प्रत्येक वर्ष 8.02 लाख मीट्रिक टन मछली की मांग के मुकाबले वर्तमान में 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। मछली उत्पादन में बिहार अब देश के शीर्ष जो है 4 राज्यों में शामिल हो गया है। बिहार में मछली पालन में सबसे बड़ा योगदान जो है शेखपुरा जिले का है। ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि मछली उत्पादन कहाँ होता है तो आप बताएंगे शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। राज्य में वर्तमान में प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति 6.464 किलोग्राम, लगभग मान लीजिए 6.5 किलोग्राम मछली की खपत है प्रति व्यक्ति। बिहार में कतला मछली की खपत सर्वाधिक है, वहीं रोहू दूसरे स्थान पर तथा मृगल नैनी इसके संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। ठीक है। तो यहाँ से जो है बाकी मछली के बारे में जो डिटेल है वीडियो को पॉज करना है और पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, श्रम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने में मधुबनी जो है, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, लोगों तक जो है श्रम योजना का लाभ पहुँचाने में जो है काफ़ी सफल है। देखिए 15 नवंबर 2023 को श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने के संदर्भ में राज्य भर के जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में राज्य का जो मधुबनी जिला है अव्वल रहा। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे रहा ये। ठीक है, जबकि नालंदा ने सबसे निचला स्थान प्राप्त किया। श्रम संसाधन विभाग की इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर दरभंगा और तीसरे पर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट रहा। अब जिलों की क्रमवार रैंकिंग, सबसे नंबर 1 पे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी। ठीक है, और भी बहुत सारे ज़िले हैं। तो यहाँ पे वीडियो को वॉच करना है, पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे कम उम्र में सर्वाधिक काव्य पुस्तकें लिखने वाली किशोरी। ये इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए इसको लगाइए डबल स्टार। सबसे कम उम्र में सर्वाधिक काव्य पुस्तक लिखने वाली किशोरी, इनका नाम क्या है? सिवान की यूसरा फातिमा जो है, सिर्फ 16 साल की हैं ये। ठीक है, और सबसे जो है अधिक काव्य पुस्तकें इन्होंने लिख डाला, जिसके लिए यूसरा का नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। यूसरा ने 4 काव्य पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई और बेरुखी काव्य संग्रह शामिल है। यूसरा 8 वर्ष की उम्र से कविताएं लिख रही हैं। 12 वर्ष की उम्र में उसने पहली काव्य पुस्तिका लिखी। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है नोट कीजिए। दुर्गा सिंह ने अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बता रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, इसको जो है ध्यान दीजिएगा। दुर्गा सिंह ने अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। बिहार के गोपालगंज जिले के दुर्गा सिंह ने 38वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंडर 18 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। दुर्गा सिंह ने 1500 मीटर की दौड़, देखिए 4.38 यानी 4 मिनट 38 जो है सेकेंड हो जाएगा, में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता है। 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 7 से 9 नवंबर को। डाइट की गतिविधियों के आधार पर बिहार से 3 राज्यों में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों के डाइट की गतिविधियों के आधार पर हाल ही में रैंकिंग जारी की है, जिसमें बिहार जो है शीर्ष 3 राज्यों में है। तो पहले पे कौन है? देखिए पहले पे कौन है इस रैंकिंग में? केरल पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे और बिहार जो है तीसरे स्थान पे है। शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रकार की रैंकिंग पहली बार जारी की है ताकि पता चल सके कि शैक्षणिक कार्य में डाइट का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों को नई तकनीक से सूचित कराने के संदर्भ में बिहार का डाइट सबसे ऊपर है। डिजिटल कोर्स तैयार करने और उसका संचालन करने में भी बिहार देश में पहले स्थान पर है। स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण, मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार ने 7 अक्टूबर 2023 को सहरसा जिले के पंचगछिया ग्राम में कोसी का गांधी कहे जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह और उनके पुत्र स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पद्मनंद सिंह ब्रह्मचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 37वें नेशनल गेम्स में शशि भूषण ने रजत पदक जीता। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको देखिए। 37वें नेशनल गेम्स में शशि भूषण ने रजत पदक जीता। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में बिहार के आरा जिले के शशि भूषण ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। तो इन्होंने 1500 मीटर की दौड़ 3 मिनट देखिए 41.49 सेकंड में पूरा कर रजत पदक जीता है। नेशनल गेम्स 2023 में बिहार के लिए यह दूसरा रजत पदक है। बिहार की महिला रग्बी टीम में भी एक रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए। बिहार सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 समिट का आयोजन किया जाएगा। 16 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर दी। बिहार के हरिहर क्षेत्र में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का 25 नवंबर 2023 को शुभारंभ हुआ। ठीक है, यह मेला 26 दिसंबर यानी 32 दिनों तक चलेगा। स्टार्ट हुआ 25 नवंबर को और 26 दिसंबर तक 32 दिन तक चलेगा ये मेला, सोनपुर मेला। 6 नवंबर 2023 को बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 26,086 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इंपॉर्टेंट क्या है, वित्त मंत्री बिहार के कौन है? विजय कुमार, यहाँ पे चौधरी, याद रखिएगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने फरक्का और कहलगांव की उत्पादन इकाइयों से 24 घंटे 159 मेगावाट बिजली आपूर्ति की अनुमति प्रदान की है। 15 नवंबर 2023 को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी जिला के पुनौरा धाम को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की 50वीं बैठक कब हुई? ये 10 नवंबर 2023 को हुआ, जिसमें 820.76 करोड़ रुपए के कुल 86 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया, स्वीकृति दिया गया। राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत 28 अक्टूबर 2023 को पटना और हाजीपुर में नवनियुक्त केंद्रीय कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। 28-29 अक्टूबर 2023 तक कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई के 2 दिवसीय 29वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पटना में CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप 28 से 31 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया, जिसमें पटना के छात्र श्वेतांक ने बेस्ट जूडो का अवार्ड जीता। अब अन्य राज्य देखते हैं। झारखंड, रांची में अबुआ बीर दिसोम अभियान देखिए अभियान ये क्या है? तो रांची में अबुआ बीर दिसोम अभियान, मुख्यमंत्री कौन है वहाँ पे? हेमंत सोरेन। उन्होंने 6 नवंबर 2023 को रांची में अबुआ बीर दिसोम अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अबुआ बीर दिसोम अभियान की प्रचार सामग्री, ऐप और वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। यह अभियान अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत वनवासियों को भूमि पट्टा यानी स्वामित्व दस्तावेज वितरित करने के लिए स्वीकृत किया गया है। अभियान का लक्ष्य वनवासियों के सभी लंबित आवेदनों पर कार्रवाई करना और अगले कुछ महीनों में उन्हें भूमि का पट्टा यानी भू स्वामित्व प्रदान करना है। झारखंड में 30% वन क्षेत्र हैं, लेकिन वन अधिकार पट्टा देने में झारखंड अन्य राज्यों से पीछे है। इसी के चलते झारखंड सरकार द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। जमशेदपुर में झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में 1 से 7 नवंबर 2023 तक झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस फेस्टिवल में देश विदेश से लगभग 200 फिल्मों के आवेदन आए, जिनमें से 60 फिल्में प्रदर्शन के लिए चुनी गईं। 7 नवंबर को फिल्म अवार्ड समारोह XLRI ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। उत्तराखंड से देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज। श्रीनगर गढ़वाल में बैंकुट चतुर्दशी मेला व विकास प्रदर्शनी। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने 25 नवंबर 2023 को देहरादून से वर्चुअल माध्यम से श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित बैकुंठ
चतुर्दशी मेले और विकास प्रदर्शनी का जो है शुभारंभ किया। राज्यपाल ने ऐसे आयोजनों से राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शैक्षणिक और साहसिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला गढ़वाल क्षेत्र के बड़े मेलों में से एक है। यह मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी के दिन से शुरू होता है। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने 31 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया। यह 10 दिवसीय महोत्सव उत्तराखंड महापरिषद द्वारा गोमती नदी के किनारे आयोजित किया गया। उत्तराखंड महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की लोक विरासत को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही आने वाली पीढ़ी को लोक संस्कृति से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 7 नए जज। प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने 6 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 7 नए न्यायाधीश मिलने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की संख्या अब क्या हो गई? 41 हो गई है, 41। जजों के कुल स्वीकृत 53 पद हैं। नियुक्त नए जज न्यायमूर्ति विनय सर्राफ, विवेक जैन, राजेंद्र कुमार वाणी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार द्विवेदी, देवनारायण मिश्रा और गजेंद्र सिंह जी हैं। हाँ देखिए, मध्य प्रदेश का 68वां जो है स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2023 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर जो है 1956 को। मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व उसे मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व उसे क्या कहा जाता था? सेंट्रल प्रोविंसेज यानी मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत एवं बरार, विंध्य क्षेत्र और भोपाल रियासत को मिलाकर किया गया। राज्य के गठन से एक दिन पूर्व 31 अक्टूबर 1956 को मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया और पंडित रविशंकर शुक्ल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गठन के समय मध्य प्रदेश में 43 यानी 43 जिले थे। भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव 2023। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में 27 से 28 अक्टूबर 2 दिवसीय जो है नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया। नर्मदा महोत्सव का आयोजन जबलपुर पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा किया गया। भेड़ाघाट एक रमणीय पर्यटन स्थल है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित 64 योगिनी मंदिर इसके समीप स्थित है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के लिए एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। नर्मदा नदी के दोनों तटों पर संगमरमर की 100 फुट तक ऊंची चट्टानें भेड़ाघाट की विशेषता हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल में विद्या समीक्षा केंद्र जो है शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 23 नवंबर 2023 को शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। अभी तक 3 राज्यों गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में यह केंद्र खोले गए हैं। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्देश्य अभिगम के परिणामों में बड़ी उपलब्धि के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। विद्यार्थियों को इससे मार्गदर्शन मिलेगा और शिक्षकों को सहायता और प्रशासकों के लिए मूल्यवान डेटा उपलब्ध होगा। मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन से स्कूलों के डेटा पर नज़र रखा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के तहत शिक्षा मंत्रालय राज्यों में विद्या समीक्षा केंद्रों की स्थापना पर बल दे रहा है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अभी देखिए पूर्वोत्तर राज्यों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। पूर्वोत्तर राज्य, नागालैंड की नगर पालिकाओं में महिलाओं हेतु 33% यानी 33% सीटें आरक्षित किया गया। 9 नवंबर 2023 को नागालैंड विधानसभा ने शहरी स्थानीय निकायों
में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने से संबंधित नागालैंड नगर पालिका विधेयक पारित कर दिया। विधेयक के पारित होने से राज्य में 2 दशकों के बाद पहली बार महिला आरक्षण प्रावधान के साथ नगर निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य में आखिरी बार निकाय चुनाव 2004 में हुए थे। नागालैंड नगर पालिका विधेयक में करों भूमि और भवनों से संभावित नागालैंड नगर पालिका विधेयक में करों भूमि और भवनों से संबंधित प्रावधानों को बाहर रखा गया है। ये पॉइंट ध्यान दीजिए आप। नागालैंड नगर पालिका अधिनियम 2001 के कुछ प्रावधानों पर आदिवासी होहो द्वारा गंभीर आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि ये प्रावधान, तो देखिए नागालैंड के लिए प्रावधान क्या है, आर्टिकल 371A का उल्लंघन करते थे। तो नागालैंड को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, नागालैंड को 371A के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, जो नगाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, भूमि और संसाधनों को स्वामित्व और हस्तांतरण की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाटर स्मार्ट किड्स मेघालय स्कूल अभियान जो है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने 8 नवंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल वाटर स्मार्ट किड्स मेघालय स्कूल अभियान शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें राज्य के जल संसाधनों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है। मेघालय अपनी कुल वर्षा जल का 2% से भी कम संग्रहित करता है। पूर्वोत्तर राज्यों को वर्षा के माध्यम से सालाना 63 अरब क्यूबिक लीटर पानी मिलता है, लेकिन वह केवल 1 अरब क्यूबिक लीटर पानी ही संजोकर रख पाता है। अब देखिए दक्षिण भारतीय राज्य, इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट करंट देखते हैं हम। कर्नाटक ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटक ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए 31 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना जो है स्टार्ट किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। यह योजना महत्वपूर्ण प्रक्रिया समय के भीतर दिल के दौरे से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित करने का प्रयास करती है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की दूसरी पुण्यतिथि के 2 दिन बाद इस योजना की घोषणा की, जिनकी 46 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। अब केरल से रिलेटेड देखिए इंपॉर्टेंट करंट। केरल पर्यटन विभाग ने राज्य की समृद्ध और विविध विरासत को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसाइट का एक सेट तैयार करने का निर्णय लिया है, जिनमें महत्वपूर्ण पूजा स्थलों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाएगा। माइक्रोसाइट एक प्रकार की लघु वेबसाइट या वेब पेज है जो किसी उत्पाद, सेवा, अभियान या आयोजन का प्रचार करती है। इन माइक्रोसाइट में से एक माइक्रोसाइट प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर पर केंद्रित होगी, जो मंदिर के संबंध में विभिन्न भाषाओं में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी। इन माइक्रोसाइट को न केवल राज्य की समृद्धि विरासत पर प्रकाश डालने के लिए डिजाइन किया जाएगा, बल्कि इसके प्रमुख धार्मिक स्थलों के गहन महत्व का भी प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय जो है खबरों को, और ये जो है क्रॉनिकल मंथली मैगजीन जो कि जनवरी 2024 मंथ के लिए है। तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का जो है विस्तार। ठीक है, फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार। देखिए 29 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों FTSC की केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसमें 1952.23 करोड़ रुपए का वित्तीय जो है परिव्यय शामिल होगा, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1207.24 करोड़ रुपए है। केंद्र के हिस्से का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाना है।
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये योजना जो है फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। निर्भया जो कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद ये जो है फास्ट ट्रैक के लिए जो है एक निर्भया फंड बनाया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। ये न्यायालय देश के दूरदराज क्षेत्रों सहित पूरे देश में यौन अपराधों की असहाय पीड़ितों को समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करते हैं। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की अंतिम फैसले देने की दर नियमित अदालतों की तुलना में बेहतर होती है और ये न्यायालय अदालती प्रक्रिया तेज गति से पूरा करते हैं। असहाय पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा फास्ट ट्रैक अदालतों की यह व्यवस्था यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढांचे यानी डिटरेंस जो है फ्रेमवर्क को भी मजबूत करते हैं। अभी देखिए CRT इन RTI के दायरे से बाहर क्या है, देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT इनको सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम के दायरे से छूट दे दी है। इसके लिए कार्मिक मंत्रालय द्वारा RTI अधिनियम की धारा जो है 24 में संशोधन किया गया है। इस प्रकार अब CRT इन केंद्र सरकार द्वारा स्थापित IBRA, ED और NTRO जैसे 26 अन्य खुफिया और सुरक्षा संगठनों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्हें RTI के तहत जो है छूट प्राप्त है। मतलब RTI करके आप CRT इनके बारे में सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप IB है, ED है, NTRO जैसे 26 अन्य खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां हैं, तो उनका जो है RTI के माध्यम से आप सूचना नहीं ले सकते हो। ठीक इसी प्रकार CRT इन का भी आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। अधिसूचना के अनुसार जो है RTI अधिनियम के तहत छूट प्राप्त संगठनों की सूची में CERT इन को 27वें स्थान पर रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला CRT इन यानी CERT इन कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय नोडल एक एजेंसी है। इसे साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय करने के अलावा उनकी रोकथाम के लिए दिशा निर्देश और सलाह जारी करने का भी काम सौंपा गया है। प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 का मसौदा जो है जारी हो गया है। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 का मसौदा जारी किया है और इस पर विभिन्न हितधारकों से उनकी राय मांगी है। मसौदा विधेयक में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने संबंधी प्रावधान है। यह मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 तथा देश में प्रसारण क्षेत्र में लागू अन्य नीतिगत दिशा निर्देशों का स्थान लेगा। इसके अंतर्गत विनियमन प्रक्रियाओं को मजबूती देने, ओवर द टॉप, ठीक है, OTT सामग्री तथा डिजिटल खबरों को अपने दायरे में लाने और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए समसामयिक जो है परिभाषाएं और नियम लागू करने का प्रावधान है। यह विधेयक सामग्री आकलन समितियां की शुरुआत के साथ स्व विनियमन को बढ़ावा देगा, ठीक है। साथ ही यह विधेयक मौजूदा अंतर विभागीय समिति को और अधिक व्यापक प्रसारण परामर्श परिषद के रूप में स्थापित करेगा। बात करते हैं अभी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर क्राफ्ट अमीनी का जलावतरण जो है, तो ये जो है न्यूज़ है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर क्राफ्ट अमीनी का जो है जलावतरण 16 नवंबर 2023 को तमिलनाडु के कोट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर क्राफ्ट अमीनी का जलावतरण किया गया, ठीक है, तमिलनाडु के कोट्टुपल्ली में। यह गार्डन रिच, इसको निर्माण किसने किया है, तो गार्डन रिच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC के द्वारा, जो कि कलकत्ता में है, निर्मित 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजनाओं की श्रृंखला में नौसेना का जो है चौथा पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर क्राफ्ट है। ये कोच्चि से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप में अमीनी द्वीप के रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस जहाज का नाम अमीनी रखा गया है। पोत में समुद्री सीमाओं में पानी के भीतर
दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने की क्षमता है। 900 टन के विस्थापन वाले 77 मीटर लंबे एंटी सबमेरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जहाज़ों की अधिकतम गति 25 समुद्री मील तक हो सकती है। ठीक है। एसएसडब्ल्यू सी श्रेणी का तीसरा जहाज 13 जून 2023 को मेसर्स LNT कोट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने संबंधी नियम जो है, विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने संबंधी नियम। चलिए देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 8 नवंबर 2023 को विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में अपने परिसर स्थापित करने और संचालित करने से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं जनवरी 2024 क्रॉनिकल जो है मंथली मैगजीन। आयोग द्वारा जनवरी 2023 में UGC भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम 2023 का एक मसौदा जारी किया गया था। नियमों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाना और भारत में उच्च शिक्षा को एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्रदान करना है। इन नियमों के अनुसार विदेशी विश्वविद्यालय पात्रता शर्तें पूरी करने पर भारत में अपना कैंपस खोल सकते हैं। साथ ही वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में इनका स्थान होना जरूरी है। इन विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति लेनी होगी। भारत में स्थापित विदेशी विश्वविद्यालयों को भर्ती नियमों के अनुसार अपने शिक्षक और अन्य कर्मचारी नियुक्त करने की स्वायत्तता जो है होगी, लेकिन ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकेंगे। अभी देखिए दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। आईएनएस सुमेधा ने नामीबिया की सद्भावना यात्रा की। आईएनएस सुमेधा ने नामीबिया की सद्भावना यात्रा की। पश्चिम अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में भारतीय नौसेना की मिशन आधारित तैनाती को आगे बढ़ाते हुए आईएनएस सुमेधा ने 10 से 13 नवंबर 2023 तक नामीबिया की वाल्विस खाड़ी में ठहराव के लिए एक पोर्ट कॉल किया। पोर्ट ऑफ कॉल एक जहाज की निर्धारित यात्रा पर एक मध्यवर्ती पड़ाव होता है, जहां जहाज आमतौर पर आपूर्ति, मरम्मत या कार्गो के ट्रांसशिपमेंट के लिए रुकते हैं। आईएनएस सुमेधा का यह पड़ाव नामीबिया के साथ भारत के मधुर संबंधों के विस्तार, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने और मित्र देशों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि आईएनएस सुमेधा अफ्रीका में जारी विस्तारित परिचालन तैनाती के एक भाग के रूप में 21 नवंबर 2023 को मोजाम्बिक के मपुटो भी पहुंचा। यात्रा के दौरान 23 से 25 नवंबर 2023 तक व्यावसायिक परस्पर वार्ता, क्रॉस डेक दौरे, योजना निर्माण सम्मेलन और विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ निगरानी भी की गई। आईएनएस सुमेधा सरयू श्रेणी के स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना के अपतटीय गश्ती जहाज के बेड़े में तीसरा जो है पोत है। यह विशाखापट्टनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। अभी देखिए, सरोगेसी से बनी माँ भी मातृत्व अवकाश की हकदार। ठीक है, आपको पता होगा सरोगेसी मदर क्या होता है। तो सरोगेसी से बनी माँ भी मातृत्व अवकाश की हकदार है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं के प्रसूति अवकाश को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने कहा कि सरकार किसी भी मां के साथ केवल इसलिए भेदभाव नहीं कर सकती कि उसका बच्चा सरोगेसी के जरिए हुआ है। सरोगेसी मां भी सरकार से प्रसूति अवकाश लेने की हकदार है। न्यायालय ने राज्य सरकार के 23 जून 2020 के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसके तहत सरोगेसी से मां, ठीक है, जो सरोगेसी से मां बनी है उसको भी प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि सरकार जैविक माँ यानी बायोलॉजिकल मदर और सरोगेसी से बनी माँ के बीच अंतर नहीं कर सकती है। इनके बीच अंतर करना माँ के मातृत्व का अपमान करना है। किसी माँ के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं किया जा सकता कि उसका बच्चा सरोगेसी से हुआ है। देश में डॉक्टरों के लिए लागू होगा एक राष्ट्र एक पंजीयन। ठीक है, देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन यानी एक राष्ट्र एक पंजीयन लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इसका खाका तैयार किया है, जिसे आगामी 6 महीने में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह नियम लागू हो जाएगा। एक राष्ट्र एक पंजीयन के जरिए प्रत्येक डॉक्टर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जो एक तरह से उसकी पहचान के रूप में कार्य करेगी। यह आईडी आयोग के एक आईटी प्लेटफॉर्म के साथ लिंक होगी, जिस पर संबंधित डॉक्टर के सभी दस्तावेज, कोर्स, प्रशिक्षण और लाइसेंस के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। यूनिक आईडी लेने के बाद कोई भी डॉक्टर देश के किसी भी राज्य में प्रैक्टिस के लिए संबंधित राज्य मेडिकल काउंसिल से पंजीयन करवा सकता है। वर्तमान में लगभग 14 लाख पंजीकृत डॉक्टर हैं, देश में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इनके अलावा देश में 700 से भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों में 1.08 लाख से अधिक MBBS सीटें हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर अनिवार्य है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार भारत इस मानक को काफ़ी समय पहले ही प्राप्त कर चुका है। अभी देखिए, पानी महिलाओं के लिए एक अभियान तो इसके बारे में देखते हैं। पानी महिलाओं के लिए अभियान। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने अमृत योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और उड़ीसा शहरी अकादमी की साझेदारी में 7 से 9 नवंबर 2023 तक जल दिवाली पानी महिलाओं के लिए अभियान वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन को चलाया। पानी महिलाओं के लिए अभियान का जो लक्ष्य है, देश में जल प्रणाली से महिलाओं को जोड़ना है। इस अभियान के तहत महिलाओं को अपने शहरों में जल उपचार संयंत्रों का दौरा करवाने के अलावा जल उपचार प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अभी देखिए दोस्तों, भारत में 3000 से अधिक जल उपचार संयंत्र हैं, जिनकी निर्मित जल उपचार क्षमता 65,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन से अधिक और परिचालन क्षमता 55,000 MLD से अधिक है। अब देखते हैं कि अभियान का जो प्रमुख क्षेत्र है वो क्या है। तो पहला देखिए, महिलाओं को जल उपचार संयंत्रों और जल परीक्षण सुविधाओं की कार्यप्रणाली से परिचित कराना है। दूसरा पॉइंट है, महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्मृति चिन्हों और वस्तुओं के माध्यम से महिलाओं की समावेशिता और भागीदारी को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट है, महिलाओं को अमृत योजना और जल बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी देना और शिक्षित करना। इसके बाद देखिए दोस्तों, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान। 10 नवंबर 2023 को 8वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान की वैश्विक सफलता का महापर्व हरियाणा के पंचकुला में मनाया गया। तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ कहाँ मनाया गया? 4 ऑप्शन दे देगा, 4 शहरों के नाम दे देगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि हरियाणा का पंचकुला शहर में आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान को सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। 9 और 10 नवंबर 2023 को हरियाणा के पंचकुला में आयुर्वेद दिवस के वैश्विक अभियान का समापन समारोह भी मनाया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 अक्टूबर 2023 को दिल्ली से इस वैश्विक अभियान की घोषणा की थी। प्रतिवर्ष धन्वंतरि जयंती के दिन आयुष मंत्रालय की ओर से विश्व आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाता है। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ के जन संदेश के साथ यह अभियान भारत ही नहीं पूरे विश्व में पूरे 1 माह तक संचालित किया गया। आयुर्वेद दिवस के आयोजन की नोडल एजेंसी CCRS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने एक माइक्रो वेबसाइट विकसित कर विश्व भर से लोगों को इस वेबसाइट के माध्यम से आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान से जोड़ा। ठीक है, अब देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है। गलत सूचना और डीप फेक की पहचान हेतु परामर्श जारी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार ने गलत सूचनाओं
और डीप फेक की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को एक परामर्श जारी किया है। सरकार ने सोशल मीडिया मध्यस्थों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गलत सूचना और डीप फेक की पहचान के लिए उचित प्रयास किए जाएं। ऐसे मामलों पर आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। उपयोगकर्ताओं से ऐसी जानकारी सामग्री डीप फेक को होस्ट न करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सरकार ने सोशल मीडिया मध्यस्थों से आईटी नियम 2021 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और समग्र सूचना तक पहुंच को अक्षम करने के लिए उपाय करने के लिए भी कहा। ऐसी किसी भी सामग्री की रिपोर्ट किए जाने के 36 घंटे के भीतर उसे हटा दिया जाना चाहिए। तो काफ़ी जो है आपके फ़ोटो का, आपके जो है पिक्चर्स का या किसी भी वीडियो में छेड़छाड़ करके जो है कुछ भी अपलोड किया जाता है डिफेम करने के लिए, तो इसके लिए जो है काफ़ी सरकार ने जो है सख्त कानून बनाया है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो उनको जो है आईटी एक्ट जो है 2021 के तहत इनको तुरंत जो है, अगर वो इलीगल है, अगर गलत तरीके से पोस्ट किया गया है तो तुरंत सोशल मीडिया को हटाना है। ठीक है, देखिए कितने घंटे में, 36 घंटे के भीतर उसे हटा देना है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने श्री सोमनाथ ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से संबंधित सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर फिर से 5 वर्ष के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में है, के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का अध्यक्ष चुना गया है। तो मोदी जी को तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का अध्यक्ष चुना गया है। 2020 में तत्कालीन अध्यक्ष केशुभाई पटेल के निधन के बाद अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला चुनाव 2021 में हुआ। केशुभाई पटेल ने 2004 से एसएसटी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। सोमनाथ ट्रस्ट एक गैर सरकारी संगठन है जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है। इस ट्रस्ट की स्थापना 1951 में हुई थी। ट्रस्ट के 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 सदस्य गुजरात सरकार द्वारा नामित होते हैं और 4 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। अभी देखिए, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम सुदर्शन, जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या रखा गया, सुदर्शन जो है। भारतीय वायुसेना ने श्री कृष्ण के शस्त्र सुदर्शन चक्र के नाम पर रूस से मिले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो रूस से जो है। इसका नाम रख दिया गया है अभी सुदर्शन। चीन की सीमा से लगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय सेना के साथ आयोजित आकाश पूर्वी अभ्यास में वायुसेना ने पहली बार S-400 को शामिल किया। भारत और रूस के बीच 5 स्क्वाड्रन S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए 35,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था। रूस अब तक भारत को 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति कर चुका है, जबकि 2 सिस्टम 2024 तक मिलने हैं। तीनों S-400 को देश की पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर तैनात किया जा चुका है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सूरत के क्रिस्ट का अनावरण जो है, मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के क्रिस्ट का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में भारतीय नौसेना की नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के क्रिस्ट का अनावरण किया गया। किसी जहाज का क्रिस्ट एक तरह का प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, यह पहली बार है कि किसी युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह का अनावरण उसी शहर में किया गया है जिसके नाम पर इसका जो है नामकरण किया गया है। निर्माणाधीन युद्धपोत सूरत के क्रिस्ट पर सूरत के हजीरा का प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ, एक एशियाई शेर और लहरों को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा इस पोत का जलावतरण मुंबई में 17 मार्च 2022 को किया गया था। यह गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है। निर्माणाधीन नवीनतम फ्रंटलाइन युद्धपोत परियोजनाओं के तहत अगली पीढ़ी के 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोतों का निर्माण किया गया है। इसमें सूरत चौथा और आखिरी पोत है। यह युद्धपोत वर्तमान समय में मझगांव डाक से बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में निर्माणाधीन है। ठीक है दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अभी देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज कोस्टा जो है सेरेना का घरेलू नौकायन जो है, केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 नवंबर 2023 को मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा, ठीक है, सेरेना, थोड़ा सा दोस्तों
स्कैन अच्छा से नहीं हुआ है, कोस्टा सिरेना के घरेलू परिचालन का जो है शुभारंभ किया। चलिए आपको समझ में आ जाएगा, हम बोल दे रहे हैं। यह जहाज़ मुंबई, कोचीन, गोवा और लक्षद्वीप जैसे घरेलू गंतव्यों के बीच में रवाना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज़ कोस्टा सिरेना का जो है घरेलू जो है नौकायन। क्रूज कंपनी कोस्टा क्रूज 4 नवंबर 2023 से 12 जनवरी 2024 तक लघु नौकायन में करीब 45,000 यात्रियों को शामिल करने पर विचार कर रही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चुनाव प्रबंधन हेतु निर्वाचन आयोग की सॉफ्टवेयर प्रणाली जो है, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट एनकोर नामक जो है प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपूर्ण उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। यह रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवार के नामांकन, हलफनामे, मतदान प्रतिशत, गिनती परिणाम और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया के लिए एक निर्बाध सुविधा प्रदान करता है। एनकोर काउंटिंग एप्लीकेशन रिटर्निंग अधिकारियों के लिए डाले गए वोटों को डिजिटाइज करने, राउंडवार डेटा को सारणीबद्ध करने और गणना की विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट निकालने के लिए एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है। एनकोर, इसका जो है फुल फॉर्म देख लीजिए। एनकोर क्या है? सिक्योरिटी एप्लीकेशन है। एनकोर स्क्रूटनी एप्लीकेशन नामक एक अन्य ऐप रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिले किए गए नामांकन की जांच करने के लिए अनुमति देता है। इस प्रकार एनकोर नोडल ऐप के माध्यम से अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, CPWD जैसे विभिन्न विभाग रैलियों, रोड शो और बैठकों के आयोजन के लिए राजनीतिक दल या उम्मीदवारों से प्राप्त किसी भी अनुरोध हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्त। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत नामक एक संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी थी। मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप इसे 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए केंद्रित किया गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के कर्तव्य पथ यानी विजय चौक पर मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत युवा देश भर के 6 लाख से अधिक गाँवों से 8,000 अमृत कलशों में मिट्टी इकट्ठा करके दिल्ली लाए थे। इसे कर्तव्य पथ के पास इकट्ठा किया गया था, ठीक है। इस अभियान का उद्देश्य देश की एकता को दर्शाना है। अभियान के दौरान ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं के स्तर पर अब तक 2.33 लाख से ज़्यादा शिलालेखों की स्थापना की गई है। अभियान के तहत देश भर में 2.63 लाख से ज़्यादा अमृत वाटिकाओं का भी निर्माण किया गया है, जिसमें करीब 24 लाख पौधे लगाए गए हैं। यह अभियान उन सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, साइलेंट कन्वर्सेशन जनजातीय जो है कला प्रदर्शनी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और सांकला फाउंडेशन द्वारा 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का विषय जो है साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मॉर्निंग टू द सेंटर था। इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाने के लिए किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन्य जीव संरक्षण पहल है, जिसे कब स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को? 1973 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? तो 1973 में, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए यह शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की स्थापना जो है 2006 में की गई थी। यह प्राधिकरण भारत में बाघ संरक्षण के लिए कार्य करता है। राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए एक समग्र और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बल्कि मानवता के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। राष्ट्रपति को कान्हा टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले महार समुदाय के कलाकारों द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई। अभी देखिए दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी जो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दिया। 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को उचित समय पर अधिसूचित किया गया। आयोग ने 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराएगा। 16वां वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण और ऐसी आय के संबंधित हिस्सेदारी के राज्यों के बीच आवंटन हेतु सुझाव प्रस्तुत करेगा। तो वित्त आयोग किससे रिलेटेड है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, वित्त आयोग का जो है गठन कौन से आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 280 के तहत। अब देखिए, आर्टिकल 280(1) के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक, अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर 2017 को किया गया था। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए करंट अफेयर। ठीक है, पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, एक पोर्ट है, ठीक है, बंदरगाह, समझ रहे हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 नवंबर 2023 पारादीप उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोईता वंदना समारोह में भाग लिया। राज्य की समुद्री विरासत की गौरवशाली यात्रा का जश्न मनाने के लिए यह समारोह पूरे उड़ीसा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारादीप बंदरगाह के निर्माण के बाद उसका दौरा करने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति ने पोर्ट टाउनशिप के लिए नए जलाशय और जल उपचार संयंत्र और अगली पीढ़ी के जहाज यातायात प्रबंधन और सूचना प्रणाली की आधारशिला भी रखी। बोईता वंदना उड़ीसा की प्राचीन समुद्री गतिविधियों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंधों के लिए एक सांस्कृतिक जो है रेखांकन है। तो बोईता वंदना जो है कहाँ बनाया गया? उड़ीसा में बनाया गया। कहाँ पे? तो कौन से बंदरगाह पे बताइए? पारादीप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 2 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल, तो इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को केरल के कोझिकोड तथा मध्य प्रदेश की 31 अक्टूबर 2023 को केरल के कोझिकोड तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो कौन से 2 शहरों को जो है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ में शामिल किया गया? तो केरल के कोझिकोड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को। इस सूची में ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में जबकि कोझिकोड ने साहित्य श्रेणी में अपनी जगह बनाई। भारत के ये 2 शहर क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किए गए 55 नए शहरों में शामिल हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अभी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। इस नेटवर्क की स्थापना जो है 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था जिन्होंने सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मकता को एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है। क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की सूची में 7 रचनात्मक क्षेत्रों शिल्प एवं लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया और संगीत को शामिल किया गया है। इसमें अब 100 से अधिक देशों के 350 शहर जो हैं शामिल हैं।
नेटवर्क का उद्देश्य सांस्कृतिक उद्योगों की रचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना है। इसे यूनेस्को के सांस्कृतिक विविधता के लक्ष्यों को बढ़ावा देने तथा जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता और तेजी से शहरीकरण जैसे खतरों के प्रति लचीलापन मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। यह शहरी नियोजन और शहरी समस्याओं के समाधान में रचनात्मकता की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको नोट कीजिए, ठीक है। UCCN में शामिल भारत के अन्य शहर, ठीक है, और अन्य शहर जिनको कि शामिल किया गया है यूनेस्को के क्रिएटिव लिस्ट में, तो ये हैं जयपुर शिल्प एवं कला के लिए, श्रीनगर शिल्प एवं लोक कला के लिए, मुंबई जो है फिल्म के लिए, वाराणसी जो है संगीत के लिए शामिल किया गया है, चेन्नई भी संगीत के लिए, और हैदराबाद पाक कला के लिए। अभी देखिए छऊ पर्व महोत्सव का उद्घाटन, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 15 नवंबर 2023 को छऊ लोक नृत्य पर छऊ पर्व का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 15 से 17 नवंबर 2023 को श्रीनगर में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य इस पारंपरिक नृत्य शैली के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। तो छऊ पर्व महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया गया? जम्मू कश्मीर में। उपराज्यपाल वहाँ पे कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। तो इम्पोर्टेंट बस पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक नृत्य शैली के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। छऊ एक प्रकार की नृत्य व नाटिका है जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में अपने पारंपरिक रूप में देखने को मिलती है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यह महोत्सव संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो भी अभी न्यूज़ था राष्ट्रीय खबरों को हमने कवर किया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को भी प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।